वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास से हम लोग एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो नया विषय होगा वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। जब यूपीएससी ने अपने सिलेबस को परिवर्तित किया था, यानी 2012 ईस्वी में, यानी 2012 ईस्वी में, तो उस वर्ष एक नए विषय के रूप में जनरल स्टडीज के पेपर में इसको सम्मिलित किया गया था। तब से लेके आज तक प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में और मेंस एग्जामिनेशंस में इस पर से प्रश्न अधिकांश तक पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात किया जाए तो आप एक लगभग एवरेज निकालिए तो 20 प्रश्न इस पर से रहते थे। बाद में चल करके विगत वर्षों से इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी 10 प्रश्न इस पर रहते हैं। मुख्य परीक्षा में भी इस पर प्रश्न रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय में सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्शंस के हैं या और भी किसी दूसरे सेक्शंस में परीक्षाएं देते हैं तो आपको इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर प्रश्न पूछा जाता है। बैंकिंग में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इसका कुछ अंश रहता है। इसके पीछे कारण है कि सरकार, हमारे देश के भी और वैश्विक स्तर पर भी दूसरे देशों की सरकार है, जो पर्यावरण पर एक गहरा संकट उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से मानव जीवन संकटग्रस्त होने जा रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में मानव का विकास या मानव का अस्तित्व इस धरती पे रुक जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सभी सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वो एक जागरूकता जनता के बीच पैदा करें, ताकि जनता महसूस करे कि पर्यावरण की सुरक्षा कितना ज़रूरी है। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास सिर्फ सरकार के प्रयत्न से नहीं हो सकता है, बल्कि इसको एक जन क्रांति का रूप जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी कारण से पर्यावरण का विषय सभी डिसिप्लिन में, जो भी संकायें हैं, जो भी डिसिप्लिन है, सभी में इसको शामिल किया गया है और हम लोग के लिए, सिविल सर्विस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज ये पहला क्लास है, इसलिए सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण है क्या चीज़। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अगर गौर से देखें तो जो पर्यावरण शब्द है, ये इंग्लिश शब्द इन्वायरमेंट से लिया गया है। और जहां तक इन्वायरमेंट का प्रश्न है तो ये फ्रांसीसी शब्द एक है जो इन्वार्नर कहलाता है। इससे लिया गया है और इसका अर्थ होता है आवृत या घिरा हुआ। ठीक है, आवृत या घिरा। अब इस इन्वायरमेंट का जो व्याख्या किया जाता है, जो एक्सप्लेनेशंस किया जाता है, वो ये कि पृथ्वी पर जैविक एवं अजैविक तत्वों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शंस होता है, उसी अंतःक्रिया को पर्यावरण कहलाता है।
या पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। और ऐसा पर्यावरण माने इस प्रकार की परिस्थिति केवल पृथ्वी पर है, अन्य ग्रह जो है उस पर संभव नहीं। और पृथ्वी पर जो ये पर्यावरण है तो विद्वानों के द्वारा इसके अलग अलग रूपों की व्याख्या की गई है। जैसे भौतिक पर्यावरण, जैसे जैविक पर्यावरण, जैसे अजैविक पर्यावरण, जैसे आर्थिक पर्यावरण, जैसे सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो नया सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, तो वो वास्तव में है क्या चीज, इसके अंदर किन चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि पर्यावरण के स्वच्छ रहने नहीं रहने पर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो इसलिए अनिवार्य है कि इस शब्द को हम लोग पहले समझे। तो उस क्रम में हम पाते हैं कि पर्यावरण एक हिंदी शब्द है और ये एक अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट से लिया गया है, लेकिन वास्तव में जो इन्वायरमेंट शब्द है वो भी मूल नहीं है, वो एक फ्रेंच शब्द है इन्वायरनर, उससे निकला है। अब इन्वायरनर पर अगर हम दृष्टि डालते हैं, ध्यान डालते हैं, तो पाते हैं कि इसका मतलब होता है आवृत या घिरा हुआ। तो आवृत या घिरा हुआ का अर्थ क्या होता है? तो आवृत या घिरा हुआ का अर्थ यह होता है कि किसी चीज को संचालित करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें उस वस्तु के चारों ओर उपस्थित जब हो तो इसको उसके संचालन के लिए घिरा हुआ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले कि एक मोटरसाइकिल है, उसका काम क्या है कि वो व्यक्ति को गति प्रदान करता है, स्पीड प्रदान करता है और जल्दी गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है। तो पूरा जो एक इक्विपमेंट्स मोटरसाइकिल के रूप में आपके पास है, तो आप गौर से देखिए कि उसको बहुत सारी चीज घेरी हुई है। जैसे चक्का उसके पास है, हैंडल उसके पास है, गियर उसके पास है, कंजम्पशन इंजन उसके पास है, बैठने के सीट हैं, पेट्रोल की टंकियां हैं। तो ये सब जब उसको घेरे हुए हैं यानी जकड़े हुए हैं तो उससे एक कंपोनेंट बना जिसको हम लोग मोटरसाइकिल के नाम दिया। अगर इसमें से कोई भी उसका पार्ट या उसका कंपोनेंट दूषित हो जाता है या कह लीजिए कि खराब हो जाता है तो मोटरसाइकिल की मृत्यु हो जाती है, अब मोटरसाइकिल काम नहीं करेगा। इसी तरीके से ये जो जीवन है, इस जीवन को बहुत सारी चीजें घेरे हुए हैं और उस घिरने में जितनी चीजें उनके साथ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है वो उस जीवन का कंपोनेंट है, भाग है, और उसको उसी रूप में उसी तरीके से अस्तित्व में रहना जरूरी है
तभी जीवन संभव हो पाएगा। तो ये तो समझने के अंदाज में हम उदाहरण दे करके आपको बता रहे हैं। अगर शाब्दिक रूप से इसको ढालने की कोशिश किया जाए तो पाते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जैविक और अजैविक जो भी तत्व हैं, अभी क्लियर करेंगे हम थोड़ी देर में कि जैविक और अजैविक में क्या क्या शामिल है। तो जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इंट्रैक्शंस होता है, उसी से पर्यावरण का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि जैविक और अजैविक, बायोटिक और नॉन बायोटिक सब्सटेंस के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया को ही हम पर्यावरण बोलते हैं। शाब्दिक रूप से इसको 1986 का जो भारत का पर्यावरण अधिनियम है, उस अधिनियम में सटीक परिभाषा यही दी गई है। और बाकी विद्वानों ने जो बातें कही हैं, इसी सेंटेंस को घुमा फिरा करके यही बात कहा गया है। तो आपको एक अकाट सत्य के रूप में, अकाट परिभाषा के रूप में इतनी बात अपने मस्तिष्क में बैठानी है कि पर्यावरण क्या है भाई? तो जैविक और अजैविक तत्वों का अंतःक्रिया है। क्लियर? अब देखिए, सवाल पैदा ये होता है कि हमने आगे लिखा आपको कि यह जो अंतःक्रिया है, इसकी परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। जो 8 ग्रह हैं या हमारे सोलर सिस्टम के तहत और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, उसमें कहीं भी इस प्रकार की जीवन का साक्ष्य अभी तक ज्ञात अनुसंधानों में नहीं पाया गया। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ऐसी ग्रह है जिस ग्रह पर जीवन संभव है, लाइफ पाया जाता है, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए कि जीवन के लिए जो पर्यावरण चाहिए, जीवित रहने के लिए जो पर्यावरण चाहिए, वो पर्यावरण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर उपलब्ध है। अगर इस पर्यावरण को हम लोग बिगाड़ दें या खत्म कर दें तो फिर आने वाली नस्ल जो है समाप्त हो जाएगी और ये ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह हो जाएगा, यानी जन्म विहीन या जीवन विहीन। इसलिए अनिवार्य है कि जो पर्यावरण है उसको समझा जाए अच्छे से और उसको संरक्षण दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए और उसके मूल स्वरूप में उसको रहने दिया जाए, तभी ये पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी, अन्यथा ये पृथ्वी भी जन्मविहीन हो जाएगी। अब देखिए, इंट्रोडक्शंस में अगला बात और तीसरी बात जो हम लोग को समझना है कि ये पर्यावरण की तो बात हो गई, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण को अलग अलग रूपों से परिभाषित करने की कोशिश की है। जैसे भौतिक शास्त्री जो हैं, यानी फिजिक्स के जो विद्वान हैं, उनके लिए पर्यावरण का अर्थ हुआ कि जो वस्तु है, जो तत्व है, जो धातु है, जो सब्सटेंस है, उनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है, वही पर्यावरण है। तो भौतिक शास्त्रियों के द्वारा पर्यावरण एक प्रकार का भौतिक पर्यावरण है। इसी प्रकार से जीव विज्ञानी है, तो जीवों के बीच जो अंतःक्रिया हो रही है, हर जीव अपने आप में एक इकाई है, लेकिन हर यूनिट जीव का अकेले नहीं रह सकता है, बल्कि आप गौर से देखिए तो हर जीव एक दूसरे से संबंधित है। अगर जीवों की विविधता न पाई जाए इस धरती पर, मात्र एक जीव पाया जाएगा तो उसका विकास ही रुक जाएगा। इसलिए जैविक विविधता जीवन के अस्तित्व में रहने का प्रमाण है। तो जो जीव विज्ञानी है, उन्होंने पर्यावरण को जैविक आधार पर परिभाषित किया और इस तरीके से जैविक पर्यावरण का जो है उदय हुआ। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो अजैविक पर्यावरण का। जीव जो है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बिना अजैविक तत्वों के बिना आप नहीं रह सकते हैं। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, यंत्र संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी के सभी में जीवन नहीं है, ये सब अजैव है, नॉन बायोटिक है, लेकिन आपके लिए अनिवार्य है ये। तो ऐसी परिस्थिति में अजैविक के पर्यावरण का भी निर्माण हुआ। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को संचालित करने के लिए
एक अलग चीज का उत्पत्ति हुई जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। बिना आर्थिक गतिविधियों के जीवन की जितनी गतिविधि है वो संचालित हो ही नहीं सकती, इसलिए आर्थिक पर्यावरण का निर्माण हुआ। फिर ये सारी चीजें हो गई तो जीवन का मूलभूत उद्देश्य हुआ सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब इस पृथ्वी पर शांति हो, और शांति की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब सामाजिक नियमों का निर्माण हो, ताकि जीवन नियमबद्ध तरीके से व्यक्ति गुजारे। और इसके लिए समाज के अंतर्गत परिवार नामक संस्था का उदय हुआ, जिसके नियम विहित किए गए। व्यष्टि नामक संस्था का उदय हुआ, कम्युनिटी नामक संस्था का उदय हुआ, उसके नियम स्पष्ट किए गए। समाज नामक संस्था का उदय हुआ, राज्य नामक संस्था का उदय हुआ, और सभी के लिए कानून, लॉ जो है वो, रेगुलेशन जो है वो बनाए गए। और उसका जब पालन होता है तो उससे सामाजिक परिस्थिति का निर्माण होता है। इसी तरीके से सांस्कृतिक परिस्थिति भी होता है कि व्यक्ति बिना सांस्कृतिक विकास के जीवित नहीं रह सकता है। जैसे वो संगीत सुनेगा, वो नृत्य करेगा, वो खेल खेलेगा, या किसी कला के प्रति उसका लगाव रहेगा, तो इन सभी चीजों का वो विकास करता है। और सांस्कृतिक विकास उसका विकास का चरमोत्कर्ष माना जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र में आदमी अपने धन का, अपने समय का, अपने मस्तिष्क का व्यय तभी कर पाता है जब उसके अन्य पर्यावरण बहुत संतुलित और विकसित रहते हैं। अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो क्या वो सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकता है? क्या उसको संगीत और नृत्य और अन्य कलाएं अच्छी लगेंगी? नहीं लगेंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में सांस्कृतिक पर्यावरण इस बात का प्रतीक है कि उसके बाकी सारे पर्यावरण जो है वो अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं और सुरक्षित है। तो अब हम अंत में ये आते हैं कि जो विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण के विभिन्न रूपों का वर्णन किया, ये सारे को सम्मिलित रूप से मिला करके पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी जब इन्वायरमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि साहब जैविक और अजैविक घटनाओं का जो अंतःक्रिया है वहीं तक पर्यावरण सीमित है, बल्कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटनाओं के अंतःक्रिया के साथ साथ जो है सामाजिकता का भी पर्यावरण विकसित करना होगा, अर्थव्यवस्था का भी पर्यावरण विकसित करना होगा, राजनीति का भी स्वच्छ पर्यावरण विकसित करना होगा, और सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी स्वच्छ पर्यावरण विकसित करना पड़ेगा। तब ये सभी कुछ मिल करके एक सफल और सुसंगत पर्यावरण का निर्माण होगा, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और हम विकास कर पाएंगे। तो हम समझते हैं कि पर्यावरण को परिभाषित रूप से या शब्द के आधार पर या परिवेश के आधार पर पूरी तरीके से आप समझने में सफल रहे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगले, हाँ, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग है VIRO। अच्छा सॉरी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण के भाग, यानी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इसको जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तो पूरी बातें हम लोग को समझ में आ जाएंगी कि आखिर पर्यावरण के कौन कौन से भाग हैं।
और इसी को आधार बना करके हम लोग आज की क्लास को चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इसका भाग है वो है अजैविक पर्यावरण। ठीक है, अजैविक पर्यावरण, जिसको हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, चाहे अजैविक पर्यावरण बोले या भौतिक पर्यावरण बोले। ठीक है, तो एक तो ये रूप हो गया। दूसरा रूप इसका है जैविक पर्यावरण। यानी बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और एक और हम लोग ले लेते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको अबायोटिक के नाम से जानेंगे। ठीक है, या फिजिकल। अब देखिए, ये तो मूल रूप से 3 इसके भाग हैं। इसमें हो गया कि जो भौतिक चीजें हैं जो जीवित नहीं है वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत है कि जो जीवित है वो आएंगे, और इसके अंतर्गत जो है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी चीजें आएंगी। क्लियर? अब देखिए, इसका भी उप विभाजन है। इसका भी उप विभाजन है। इसमें पहला है स्थल मंडल। यानी इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लिथोस्फीयर। दूसरा है जल मंडल। इसको अगर इंग्लिश से बोलेंगे तो हाइड्रोस्फीयर। और उसके बाद है वायुमंडल। इसको इंग्लिश से बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और उसके बाद है सूर्याताप, इंसोलेशंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैविक पर्यावरण की बात करें तो इसमें क्या है, जंतु मंडल, यानी एनिमल किंगडम। उसके बाद होगा, इसको मंडल के जगह पर जगत कर लीजिए, जंतु जगत, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और सूक्ष्म जीव।
यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सामाजिक में जहां तक बात है तो इसमें आप अभी अभी पूर्व में बता चुके हैं, जैसे राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, और सामाजिक पर्यावरण। तो अब देखिए कहने का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर संक्षेप में आप मानिए कि ये तीनों तत्व जो है, जिसका अभी अभी वर्णन कर चुके हैं, ठीक है, नीचे में, इन सभी के बीच जो अंतः क्रिया होगी, ठीक है, जो इंट्रैक्शंस होगा, इसी अंतः क्रिया को, यही इंट्रैक्शंस को पर्यावरण हम लोग कहेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजों के बीच में इंट्रैक्शंस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। और इसमें से कोई भी चीज अगर दूषित होती है, पॉल्यूटेड होती है, तो हम कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अब प्रश्न ये होता है कि इन तत्वों के दूषित होने का अर्थ क्या है। तो इसको संक्षेप में आप समझिए ऐसे कि इन तत्वों के दूषित होने का अर्थ एक ही है कि उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन आ जाए। प्राकृतिक रूप से जिस तरीके से वो पैदा हुआ था वैसा ना रहे तो हम कहेंगे कि वो तत्व दूषित हो गया। और पर्यावरण का एक भाग अगर दूषित होगा, उसके प्रभाव पर्यावरण के दूसरे भाग पर भी पड़ेंगे। ये आपको अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। तो इसलिए पर्यावरण का संरक्षण या सुरक्षा एकांगी विषय नहीं है। पर्यावरण की संरक्षण और सुरक्षा एक सर्वांगीण विषय है, एक टोटल सब्जेक्ट है। यानी सिर्फ हम एक चीज को सुधार करके पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, बल्कि अनिवार्यता और आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी भाग हैं, उन सभी का संरक्षण किया जाए, उन सभी को अपने मूल रूप में सुरक्षित रखा जाए, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर उन तत्वों का मूल स्वरूप क्या है। जब जानेंगे तभी ना उसको सुरक्षित रखेंगे। तो अब बारी बारी से हम सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। स्थल मंडल अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ज्योग्राफी में विस्तार से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि जो भूपरपट्टी है, क्रस्ट है, वही क्रस्ट स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। और जहां तक भूपटल या क्रस्ट का प्रश्न है तो इसमें ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टानें भी पाई जाती हैं और क्ले जैसे जो है वो नर्म चट्टानें भी पाई जाती हैं और गर्दो गुब्बार भी पाया जाता है और धूलकण भी पाए जाते हैं। तो इन सभी का मिक्सचर जो होता है क्रस्ट के ऊपर, वो सभी के सभी स्थल मंडल के भाग हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम स्थल मंडल शब्दावली का जब प्रयोग करते हैं तो मेरे मस्तिष्क में अनायास ही एक शब्द मिट्टी या सॉइल उभर करके सामने आता है। ऐसा इसलिए आता है कि मिट्टी और सॉइल में ही उर्वरता है, फर्टिलिटी है। स्थल मंडल के बाकी अन्य चट्टानों में फर्टिलिटी नहीं है। जो मिट्टी रूपी चट्टान है उसी में फर्टिलिटी है, उसी में उपजाऊपन है और इसी वजह से इस पृथ्वी पर पौधा जो है वो पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो साहब उपजाऊ है,
फर्टाइल है। तो स्थल मंडल वास्तव में सभी प्रकार के चट्टानी टुकड़े जो हैं वो उसका जो ऊपरी भाग है जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं उसको कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो लाभदायी है प्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन के लिए, जिसके बिना जीवन ही आरंभ नहीं होगा, यानी पेड़ पौधे, तो वो मिट्टी रूपी स्थल मंडल में पाया जाता है। तो इस तरीके से स्थल मंडल का भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे पर्वत मंडल, जैसे पठार मंडल, जैसे रेगिस्तान मंडल, जैसे शीत मंडल। तो जितने प्रकार की स्थलाकृतियां स्थल मंडल पर पाई जाती हैं उन सभी प्रकार के स्थलाकृतियों के अलग अलग पर्यावरण हैं। उदाहरण के लिए आप लीजिए तो पर्वत के पर्यावरण मैदान के तुलना में अलग होता है, पठार का पर्यावरण पर्वत की तुलना में अलग होता है, मैदान का पर्यावरण पर्वत और पठार के तुलना में अलग होता है। इसी प्रकार से रेगिस्तान का पर्यावरण अन्य जो वर्णित अभी पर्यावरण है उससे अलग होता है। बात समझ में आई? अब देखिए कि इस स्थल मंडल पे दो शब्द आपको तंग करेंगे। हम शुरू में ही उसका वर्णन कर देना चाहते हैं और वो है निवास। क्या है? निवास, हैबिटेट। और दूसरा है निकेत। क्या है? निकेत। निकेत। तो स्थल मंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से इसी पर रहते हैं। हालांकि जल में अधिकांश जीव रहते हैं और वायु में भी जीव रहते हैं, लेकिन ऐसा जीव जिसके बीच में हम लोग रहते हैं, यानी मनुष्य रहता है, वो स्थल मंडल है। जल मंडल और वायुमंडल नहीं। जल मंडल के अंदर मनुष्य नहीं रहता है, वायु में मनुष्य नहीं रहता है, क्षणिक रूप से जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो वहां नहीं रह सकता है। हमेशा के लिए रहेगा तो कहाँ रहेगा? स्थल पर रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मानवीय बसावट के आधार पर दो टर्मिनोलॉजी पर आपको ध्यान देना है, एक है निवास और दूसरा है निकेत। ये है क्या चीज? तो वास्तव में जो जीव हैं वो सभी जीवों के बीच और अजैविक तत्वों के बीच अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि हर जीव के साथ एक अन्योन्याश्रय संबंध है, एक ऐसा संबंध कि जिसके बिना एक दूसरे के जीवित नहीं रह सकता है। और उसमें सर्वश्रेष्ठ जीव जो है वो मनुष्य है। तो अगर जीव अपने सभी समुदायों के साथ एक पर्यावरण के अंतर्गत अगर रहते हैं तो उसको उस जीव का आवास बोला जाता है, पृथ्वी। और जलवायु के आधार पर ये अलग अलग रूप के हैं। जैसे उदाहरण के लिए टुंड्रा पर्यावरण, वहां जाइएगा तो अलग प्रकार का मनुष्य, अलग प्रकार का जंतु, अलग प्रकार का पादप मिलेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, तो वहां जाएंगे तो अलग प्रकार का जीव, अलग प्रकार का जंतु, अलग प्रकार का पादप मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, तो यहाँ के लोग अन्य दो कटिबंधों से अलग प्रकार के पाए जाएंगे। लेकिन विविधता
का दर्शन इस आवास में होगा। लेकिन इसके साथ साथ यानी जहां सभी जीव सभी पादप एक साथ एक उचित पर्यावरण में रहे उसको निवास या हैबिटेट बोलते हैं, जो दूसरे ग्रहों पर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक जीव का अपना आवास होता है। जैसे उदाहरण के लिए चींटी को लीजिए, तो वो जमीन के अंदर रहती है ना। जैसे अन्य जानवरों को लीजिए तो वो जंगल में रहते हैं। जैसे रेंगने वाले जीव से छिपकली को लीजिए तो वो दीवारों पे रहते हैं। मधुमक्खी छतों में रहती है। तो ये जो माइक्रो हैबिटेट है, जो सूक्ष्म आवास है, जो सिर्फ उसी के जीव के लिए निर्धारित है, उसी को निकेत बोलते हैं। वहां अन्य जीव नहीं रह सकता है। हैबिटेट में विभिन्न प्रकार के जीव रहेंगे, लेकिन निकेत जो उस जीव के लिए निर्धारित है वही जीव सिर्फ वहां रह सकता है। अब बात समझ में आई? तो आवास और निकेत में ये डिफरेंस था। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, बुक जो प्रिस्क्राइब है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ क्लास का उद्देश्य है कि आपको मेमोराइज हो जाए, चीज़ें जो शब्द है वो समझ में आ जाए। आप उस बुक को पढ़िएगा अपना, आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेंस के लिए लिखना चाहेंगे तो वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब आ गई ये जल मंडल हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए साहब, पृथ्वी जब बना था तो तप्त आग का गोला था, एक गैसीय गोला था कह लीजिए। एक लंबा अंतराल लगा और सबसे आवश्यक चीज जो पैदा हुआ वो जल था। और जल के परिवेश में हम पाते हैं कि इस धरती पर 71% भाग जो है वो जल है और 29% भाग जो है वो स्थल है। यानी अभी जो स्थल मंडल पढ़े वो कितना परसेंट भाग है? 29%। यही ना जो फिर पढ़े हैं। और जल मंडल उस हिसाब से कितना है? 71%। अगर 71% को 100% आप मान लें तो 98% जल ऐसा है जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, यानी खारा जल है। इसमें से मीठा जल मात्र 2% है और उसी से इस धरती पर जीवन संभव है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि क्या वो जल अनुपयोगी है जो सागरों में है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जल एक ऐसा भौतिक संसाधन है इस धरती पर जो एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ में आता है। अकार्बनिक के तत्वों में और है, लेकिन सॉलिड में है, गैसेस में है। लिक्विड में सिर्फ कोई अकार्बनिक तत्व आता है तो कौन है? जल है। और जिस मात्रा में हमारी पृथ्वी पर जल है उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती, सिर्फ उसका रूप बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए जल है तो वो भाप बन जाएगा, भाप संघनित होकर कंडेंस होकर के बादल बन जाएगा, बादल और संघनित होगा तो बर्फ बन जाएगा। अब पुनः बर्फ पिघल करके जल बन जाएगा और वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर चला आएगा। तो कहने का अर्थ है कि जल के मात्रा में परिवर्तन नहीं आता है पृथ्वी पर, जल की अवस्था में परिवर्तन आता है। यानी जल तरल से वाष्प बन सकता है, वाष्प से सॉलिड बन सकता है। यानी वो जल तीनों अवस्थाओं में आ सकती है और जल के इसी तीनों अवस्था में आने की प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र या वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जल चक्र या वाटर साइकिल। ठीक है। अब देखिए ये कितना अनिवार्य है पर्यावरण के लिए। तो बिना जल के पादप नहीं खिल सकता है।
पादप का अस्तित्व नहीं आएगा। और अगर पादप का अस्तित्व नहीं आता धरती पर तो फिर जीवन संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अन्य जीवों के लिए, अभी आगे बताएंगे दूसरे सेक्शंस में, एनर्जी की आवश्यकता होती है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, और वो एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेता है और इसके लिए निरंतर उसको खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। इसी खाद्यान्न से पादप या जंतु ऊर्जा ग्रहण करता है और वो जीवित रहता है, उसके सेल के निर्माण होते रहते हैं। तो अगर जल नहीं होता तो पादप नहीं पैदा होता, पादप नहीं पैदा होता तो फिर पादप और जंतुओं को भोजन नहीं मिलता और जिससे उसको एनर्जी नहीं मिलता, विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए जल जो है हमारे लिए ही जीवन है। आप लोग कोटेशन भी पर जगह जगह लिखा हुआ, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जीवन की उत्पत्ति ही जल से होती है और जीवन की उत्पत्ति हुई है वास्तव में जल में। जल से स्थल पर जीवन आया है। ये एक नया दूसरा विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो उस विषयांतर हो जाएगा। और आप ऐसे भी उसको जानते हैं, पूर्व के क्लास में उस पर बहस हो चुकी है। अब उसके बाद आइए वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो गैसों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं। सभी प्रकार के गैसों में दो प्रकार के गैस जीवन के लिए अति आवश्यक है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? इंसानों के लिए, मनुष्य, सिर्फ मनुष्य के लिए है? नहीं, सभी जंतु के लिए, ठीक है, लगभग कुछ कुछ छोड़कर। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? पादप के लिए, क्योंकि वो उसका भोजन निर्माण में सहयोग करता है। और बाकी भी अन्य गैसेस जो हैं वो भौतिक रूप से बहुत सारी अनिवार्यताओं को पूरा करती है। लेकिन ये दो गैस अगर प्रारंभिक गैस नहीं रहते तो फिर जीवन का आरंभ ही नहीं होता। अगर CO2 नहीं रहता तो पौधा खाना नहीं बना पाता। मान लिया जल मिल भी जाता तो CO2 ही एक प्रकार से सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और वो CO2 ही मतलब कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर जाता है जो उसका भोजन होता है, और बचे हुए भाग फल के रूप में, फूल के रूप में या पत्ती के रूप में धीरे धीरे ग्रेजुअली विकसित होते चले जाते हैं। जल में तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वहीं से फिर जो है ऑक्सीजन भी निकलता है जो मनुष्यों के काम में आता है, और मनुष्य ऑक्सीजन के माध्यम से अपने सारे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो इस ऑक्सीजन के दहन के परिणाम स्वरूप ही कर पाता है। वरना खाने के बाद अगर ऑक्सीजन न मनुष्य के शरीर में जाए तो उसका ATP टूटेगा ही नहीं, उसका एनर्जी बनेगा ही नहीं। तब ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, सब में इंटरेक्शंस हो रहा है कि नहीं, अंतःक्रिया हो रही कि नहीं। और इस अंतःक्रिया में कोई भी डिस्टरबेंस किसी मंडल में आप क्रिएट कर देते हैं तो उससे सभी बाधित होगा कि नहीं। अब अंत में आते हैं सूर्याताप, इंसोलेशंस, कि ये जो भी तीनों मंडल थे इसमें अंतःक्रिया नहीं होगी यदि सूरज नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न ही नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया अगर संपन्न नहीं हुई तो फिर इस तीनों मंडल में जो भी इंटरेक्शंस है वो ठप पड़ जाएंगे। तो इसलिए जीवन के लिए अनिवार्य है कि सूर्य प्रकाश मिले, यानी सूर्य की रोशनी मिले, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है। अब देखिए, सूर्य प्रकाश जो देता है वो फोटॉन के रूप में देता है, और हमारे धरती पर जो वो प्रकाश आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के रूप में आता है या तरंग के रूप में आता है। और इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस भी, रेडिएशंस भी बोलते हैं। और जितना भी सूर्य प्रकाश ऊपर से चलता है उसके सभी भाग हमारी पृथ्वी पर नहीं आते, उसका 51% भाग तो वापस लौट जाता है ऊपर ही से, और 49% भाग भी आता है। 49% भाग का भी एक बहुत सूक्ष्म कण हमारे पृथ्वी से आकर के टकराता है, और उससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है, और यहाँ भौतिक प्रक्रियाएं या विभिन्न मंडलों के बीच, विभिन्न तत्वों के बीच अंतःक्रिया को वो संपन्न करता है। तो इस प्रकार छात्रों, अगर इंसोलेशंस नहीं होगा तो फिर साहब कोई यहाँ अंतःक्रिया की प्रक्रिया नहीं। अब आए जैविक पर्यावरण। तो जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम है, अभी अभी हमने बताया कि ये जीवन के आधार है। डिफरेंट प्रकार के प्लांट हों, लेकिन सभी में प्रक्रिया एक ही होती है भोजन बनाने की, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसलिए ये जो कहलाता है पादप जगत, इस पूरी तरीके से 100 कोशी, क्या है 100 कोशी, यानी ऑटोट्रॉप्स। 100 कोशी या ऑटोट्रॉप्स उसको बोलते हैं जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है, खुद विकसित होता है। ठीक है। और जंतु जितने हैं वो परपोषी हैं। दूसरे निभाए थे। परपोषी का मतलब दूसरे पे वो डिपेंड रहेंगे। और ये जो परपोषी होते हैं, यानी पैरासाइट्स जो होते हैं, इसको पैरासाइट, तो इसके 3 रूप आपको मिलेंगे एनिमल के, ठीक है। वो तीनों रूपों को जानिए आप। एक को बोलते हैं मृत जीवी। क्या बोलते हैं? मृत जीवी, पैरासाइट्स है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी, यानी सैप्रोफाइट्स। दूसरे को कहते हैं परजीवी, यानी पैरासाइट्स। और तीसरे को बोलते हैं प्राणी संभोजी। इसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है। अब देखिए कि मृत जीवी सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ कि इस धरती पर कुछ जीव ऐसे हैं जो जंतु मर जाता है तो उस पर वो जीवित रहते हैं, वही उसका खाना होता है। बात सुन में आ रही है? जैसे आप चील को लीजिए, तो चील क्या है? कोई जानवर मर गया तो उस पर जीवित रहता है वो। कुत्ते को लीजिए, कोई जानवर मर गया तो उस पर जीवित रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट पे। तो ये सारी जितने हैं वो क्या हो गए? सैप्रोफाइट्स हो गए। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि मरे हुए पर नहीं, जीवित जंतुओं के साथ रहते हैं, और वो जो खाना बनाते हैं उसको वो खाते हैं। जैसे ढील, जून, ये सब क्या है? पैरासाइट्स है। यानी आपके बालों में, आपके बदन में, या जोंक जो आपके पेट के अंदर रहता है, वो खुद खाना नहीं बनाता है। आप जो अपना खाना खा के खून बनाते हैं उसको चूसता रहता है। और सबसे बड़ा वर्ग जो है प्राणी संभोजी का है, जिसको होलोजोइक बोलते हैं। इसमें अधिकांश जीव आते हैं जो भोजन बजाते तौर पे मुंह से ग्रहण करते हैं, और ये डिपेंड किस पर रहते हैं? तो ऑटोट्रॉप पर। और खुद अपने अंदर के जो जीव रहते हैं उस पर भी। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य इस हिसाब से जो है वो बहुभोजी है,
वो शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करता है। लेकिन शेर क्या है, वो पूरा पूरा जो है वो मांसाहारी है। लेकिन हिरण क्या है, वो पूरा का पूरा जो है वो शाकाहारी है। तो इस तरीके से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी, ये तीनों प्रकार की कैटेगरीज हम लोग को होलोजोइक ग्रुप में आता है। और इस ढंग से हमारा इकोलॉजी सिस्टम चलता है। अगर भोजन श्रृंखला के इस श्रृंखला को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो भी पर्यावरण क्षति पहुंचती है। सरकार शेरों को जंगलों में क्यों रखना चाहती है? जिंदा जिसमें डॉक्टर बहुत बना बोलिए, आप ही बोलिए। अपना खाना खुद बनाएंगे। नहीं, अगर शेर से आपको ऊपर देखोगे कि अच्छा हो ना रहे, चला शेर शहर में चला गया तो कितना वो खा जाएगा। लेकिन पर्यावरण के लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है, जवाब आप दीजिए। बहुत सारे जीव जंतु कैसे, कुछ एग्जांपल तो दीजिएगा ना। शेर हिरण गुड, को खाता है, फिर वो शेर हिरण को खाता है। अगर शेर जंगल से खत्म हो जाएगा तो हिरण की संख्या बढ़ जाएगी, और हिरण की संख्या जब बढ़ जाएगी तो पादप की संख्या घट जाएगी। क्योंकि हिरण शाकाहारी है, सारा पादप खा जाएगा। तो क्या होगा कि अन्य जीव जो पादप पर निर्भर है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हर प्रकार का, यहां तक कि सांप आप लीजिए तो सांप भी आपके लिए उपयोगी है। चूहा, बहुत सारा जो ऐसा गैस जो आपके लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उसको सांप अवशोषित करके जहर के रूप में कन्वर्ट कर देता है और आपका पर्यावरण जो है सुरक्षित रहता है। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं, और उसमें एक फूड चैन बना हुआ है। जैसे देखिएगा, बिल्ली है तो बिल्ली चूहा ही खाएगा। तो अगर बिल्ली की संख्या को आप मार दीजिएगा तो चूहा की संख्या बढ़ जाएगी साहब, और चूहा की संख्या बढ़ जाएगी तो प्लेग फैल जाएगा, आपके सारे अनाज खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए एक संतुलित दृष्टिकोण आपके पास तभी विकसित हो रहा है जब आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। वरना अभी तक क्लास में शाकाहार और मांसाहार पर झगड़ा करते थे कि नहीं, लेकिन अब के क्लास के बाद आप शाकाहार मांसाहार पे झगड़ा नहीं करेंगे। आपको इस बात का एहसास हो गया कि शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन पर्यावरण के अनुरूप है, और अगर इसको तोड़ा गया तो फिर हमारा अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैविक पर्यावरण में एक और है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब ऐसा चीज है कि जो सड़े गले चीज यानी वेस्ट चीज जो होता है फेंक दिया जाता है, उसमें तो उससे ये भोजन ग्रहण करता है। उसमें ही जन्म ले कवक, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी कवक ही है, ठीक है। नील हरित शैवाल उसको हिंदी में बोलते हैं, तो इट इज कवक। अब देखिए, ये ना होता तो क्या होता कि गंदगी से पूरा संसार भर जाता है। आप खाना खाते हैं, कुछ जुट्ठन बचा फेंक देते हैं ऐसे ही, एक आध दो दिन बाद देखते हैं क्या है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो उसको डिकम्पोज कौन करता है, उसको खंडित कौन करता है? तो कीड़ा मकोड़ा नहीं, यही बैक्टीरिया करता है, जीवाणु करता है, कवक करता है। तो ये जीवाणु और जो कवक हुए ना, यही जो है वो आपके सूक्ष्म जीव हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आप गंदा रहेंगे तो आपके ऊपर बैक्टीरिया चला आएगा। अब बैक्टीरिया चला आएगा तो क्या करेगा वो जिस चीज का बैक्टीरिया होगा उस चीज का रोग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हालांकि प्रकृति ने हम लोगों के शरीर में उस बैक्टीरिया को मारने का एक प्राकृतिक संरक्षण तंत्र दिया है, जिसको WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल।
लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, वो मारता रहता है, बचाता रहता है आपको, लेकिन आप इतना ज़्यादा गंदगी भर लेते हैं कि उसकी सीमा भी समाप्त हो जाती है और आप रोगी हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से अभी तक जो समझाया जाता था वो इतना ही था, लेकिन हमने जानबूझ के सामाजिक पर्यावरण का निर्माण किया है कि ये सब होने के बावजूद भी अगर सामाजिकता आपके पास नहीं होगी, सोसाइटी नहीं होगी और उसका पर्यावरण बेहतर नहीं होगा, तो फिर ये सारे पर्यावरण धराशायी हो जाएंगे। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल कौन है? तो अभी गाजा पट्टी में और इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो ये क्या है कि सामाजिकता जो है वो समाप्त हो गई है, सोशल वैल्यूज जो है वो समाप्त हो गए और दो पक्ष आपस में लड़ने लगे। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के धन को हड़प रहा है तो ये आर्थिक पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। अगर कोई कला संस्कृति में सहयोग नहीं कर रहा है या कला संस्कृति के तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो कला संस्कृति के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर किसी देश में शांति नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि वहां राजनीतिक पर्यावरण सही नहीं है। और ये ऐसी चीजें हैं कि इसका स्वच्छ रहना सर्वश्रेष्ठ विकास का प्रतीक है और सुरक्षित पर्यावरण का प्रतीक है। और इसमें अवनति आना इन सामाजिक पर्यावरण में ये इस बात का प्रतीक है कि इसके अंदर वाले जितने मूलभूत पर्यावरण की परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। तो अंत में छात्रों, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि पर्यावरण एक विहंगम और व्यापक परिवेश अपने पास रखता है। उसके तत्वों की बहुत सारे भाग हैं और उन सभी भागों का, यानी पर्यावरण के सभी रूपों का संरक्षित होना, सुरक्षित रखना बहुत ही अनिवार्य है। तभी पर्यावरण सर्वांगीण रूप से संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। हम समझते हैं कि आप पूरी बात समझने में सफल रहे। अगले क्लास में जुड़े हुए अन्य टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।